ठीक है, मैं करा दूंगी। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आंखें सहजता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखों आंखों को खोलेंगे। हरिओम सभी को। कल का हम लोग रिवीजन करते हैं। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ये प्रॉब्लम रह गया है। कल का हम लोग रिवीजन करेंगे, जितना भी पढ़े थे कल, और उसके बाद जो है रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज कुछ ऐड किए हैं पेज, उसको भी पढ़ लेंगे। कुछ चर्चा होगी आज एजुकेशन पर। सर सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है क्या? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना एड करेंट में पूछे जाते हैं, इससे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी। सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आती है वहां से। अरे कुंज, थैंक यू। नेक्स्ट जो है स्टैटिक सेकंड।
पेज को आप लोग पढ़े थे सभी लोग? इसको पढ़ लीजिएगा और जितना भी फुल फॉर्म अपना इंग्लिश में चाहते हैं जो, तो ICHR डालिएगा, इंग्लिश में फुल फॉर्म आ जाएगा गूगल पर सारा, वो देख लीजिएगा। हिंदी में दिया हुआ इसमें, इस भी देख लेना है, और मुख्यालय कहाँ ये देख लेना है। ये वाला जो अध्यक्ष छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं याद कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम में जो है दूसरा कोई। सर करंट तो कर सकते हैं ना इनके अध्यक्ष? हाँ, करंट वाला दे सकते हैं, लेकिन वैसे करंट इसका अभी अध्यक्ष के बारे में उतना नहीं आता है, तो करंट वाला कुछ जो मेन है उसका देख लीजिएगा खाली। जैसे UGC का देख लीजिएगा, और कुछ NCERT का देख लीजिएगा, इस टाइप का। नेक के बारे में पढ़े थे कल। राष्ट्रीय नेक को जो है बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, शॉर्ट में बोलते हैं नेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक संस्थान है, ये एक काउंसिल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका मुख्य कार्य जो है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को जांच कर ग्रेडिंग देना। ये जो है क्या करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जो है जांच करके ग्रेडिंग देते हैं कि किस ग्रेड लायक है ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी। यह अपनी जांच के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर और मूल्यांकन की विधि, इवैल्यूएशन की जो पद्धति है जिस इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी को, उसको देखते हैं, और शोध की गुणवत्ता देखती है नेक, और करिकुलम पाठ्यक्रम देखती है, और एवं सह पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम को करिकुलम जो है, को करिकुलम के अंतर्गत जो है डेस्क बेंच ये सब जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जो भी सुविधा रहती है उसको, लाइब्रेरी, ये सब को देखा जाता है के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, हम लोग पढ़े थे। इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। यह यूजीसी के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, ये यूजीसी के अधीन जो है काम करती है। सर स्वायत्त संस्था मतलब? स्वायत्त ये बोल सकते हैं, ऑटोनोमस बोल सकते हैं। यूजीसी के अधीन जो है ये काम करती है, ऑटोनोमस, स्वतंत्र है। फिर हम लोग पढ़े थे रूसा के बारे में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इंग्लिश में वही होता है। R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, और S से शिक्षा, A से अभियान, जो राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय पोषण करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। राज्य के जितने भी इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को क्या कि वित्तीय पोषण के लिए जो है ये स्थापित किया गया था, रूसा को। केंद्रीय वित्तीय पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए कितने 65 और 35 रेशियो दिया है, और विशेष वर्ग के राज्य के लिए 90 रेशियो और 90:10, मतलब 90 और 10 रखा है के अनुपात में मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। ये जो वित्तीय पोषण करेंगे केंद्र, वैसे सामान्य राज्य में जो है कितने 65 और 35 के रेशियो में, विशेष वर्ग के राज्य के लिए 90 और 10 के अनुपात में। नीति आयोग, हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे अब। 2013 में ये हुआ था रूसा की स्थापना, और 15 में जो है नीति आयोग। यह नीति आयोग कब बनी? 2015 में। योजना आयोग पहले थे, उससे पहले योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान का गठन किया गया। ये जो है 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान का गठन किया गया। कौन सा संस्थान? नीति आयोग का। इस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे 2015 में नरेंद्र मोदी। नीति आयोग
को बोलते हैं राष्ट्रीय नीति आयोग को दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी बोलते हैं इसको, नीति आयोग को। अगला पॉइंट है, यह एक चिंतन कोष थिंक टैंक है। जिस तरह से वो जो है मनमोहन सिंह अपना थिंक टैंक ये बनाए थे, ये 2005 के आसपास, पित्रोदा जी थे ना उस टाइम में, सेम पित्रोदा के टाइम में, सैम पित्रोदा कमेटी का जो गठन हुआ था। हाँ, सेम पित्रोदा की कमेटी का गठन हुआ था ये सेम। तो उस टाइम में भी ये जो है थिंक टैंक, यह एक थिंक टैंक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो ये 7 विशेषज्ञ सदस्य रखे थे और पीएम के विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, ज्ञान, तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि और बौद्धिक संपदा शोध संस्थान उत्तरदायित्व का सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी आए तो अपना नीति आयोग एक गठन किए और यह एक चिंतन कोष, थिंक टैंक को बोलते हैं हिंदी में चिंतन कोष। जैसे शब्द कोश होता है डिक्शनरी, उसी तरह से चिंतन कोश बोला जाएगा। सही चीज पर, हर चीज पर जो है अपना थिंकिंग करके सही चीज का निर्णय देने के लिए इसको बोला जाता है थिंक टैंक, चिंतन कोश। और इसके अध्यक्ष भी पीएम मोदी ही हैं। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीएम मोदी लिखे हैं, आगे दिया हुआ है। यह न तो कल क्वेश्चन में जो आया था नीति आयोग का हम लोग बना रहे थे, यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। तो उसे हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसका जो हम अभी देखे उसके बाद तो उसका दिया हुआ है कि नीति आयोग का वर्णन न तो संविधान में किया गया है, जो इस नीति आयोग जो बनाया गया उसका न संविधान में ये किया गया है वर्णन, न ही इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। संसद के अधिनियम द्वारा होता है ना, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी को बोला जाता है, इस जो ऑप्शन में आएगा आपको क्वेश्चन में कि यह एक चिंतन कोष है, मतलब थिंक टैंक है, या दिया रहेगा ऑप्शन में, एक दूसरा ऑप्शन भी रहेगा, 2 रहता है, उसमें दूसरा ऑप्शन रहेगा यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेगा। समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं उसको कि सांविधिक निकाय और न ही सांविधिक निकाय क्या है। तो वो न संविधान में वर्णन है और न ही उसको संसद के अधिनियम द्वारा पारित की गई है। इसके जो अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जिस टाइम में नीति आयोग, जिस टाइम में जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही जो है अध्यक्ष होंगे नीति आयोग। सर निकाय क्या हुआ? निकाय मतलब कि एक तरह से सिस्टम बोल सकते हैं उसको। ऐसे नीति आयोग में वर्णन संवैधानिक में वर्णन नहीं किया गया है और न ही सांविधिक निकाय। इसका इंग्लिश प्रॉपर वर्ड देख लेंगे हम लोग क्या है, उसको बोलते हैं निकाय यानी समुदाय होता है सर। हाँ, निकाय में समुदाय होता है, यह न तो संवैधानिक निकाय। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि न तो ये समुदाय संवैधानिक समुदाय है न ही ये सांविधिक निकाय है। सर संवैधानिक में तो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ना सर? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल, न इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है न वर्णन है और न ही वो पार्लियामेंट से पास है नीति आयोग। कर है समान विचारधारा वाले, इसका जो नीति आयोग जो है क्या करते हैं, समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्था, जो भी इंस्टीट्यूट है शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्था के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देते हैं। एडवाइजिंग देते हैं और एडवाइजिंग देते हैं और उसको प्रोत्साहन भी देते हैं। उसका कल हम लोग आप लोग को लिखा दिए थे। एनटीए के फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बोलते हैं, इसकी स्थापना 2017 में की गई और ये जो है 17 परीक्षाएं आयोजित करती है। कितने? 17 एग्जाम लेते हैं, जिसमें कि हम लोग का भी आता है यूजीसी नेट,
और नेट में ही 2 होता है, और CSR वाला जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले का भी ये लेते हैं, और मेडिकल वाले के भी लेते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम लेते हैं, और सब भी जो है कोई यूनिवर्सिटी सब में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी जो है कंडक्ट करते हैं ये एग्जाम। फिर उसके बाद है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको जो है NCERT का बुक जो है पढ़ना पड़ता है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कितना 1961 में। यह जो है स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, और एस्टेब्लिश कितने हुए हैं 1961 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यह संगठन शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार को सलाह देती है। ये जो है NCERT जो है शिक्षा के कोई भी मामला हो उसको जो है उस जैसे बिहार बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, उसमें जो कुछ भी मामला होगा तो उसको जो है सलाह के रूप में कि इससे जो है NCERT से सलाह ले सकती है। चाहे वो पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे हैं तो 10th लेवल पर कौन सा ये रहेगा, टॉपिक रहेगा, 7th लेवल पर कौन सा, इस तरह से जो है निर्णय लेने के लिए जो है NCERT से निर्णय ले सकते हैं। यह संगठन शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देती है। तो आज हम लोग उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी को हम एक पेज में सलेटना चाह रहे थे पूरा, लेकिन अभी पूरा नहीं कर पाए, अभी जस्ट कंप्लीट करने ही वाले थे, तब तक में टाइम हो गया था। तो उसमें जो है यूनिवर्सिटी को भारत में 4 भागों में बांटा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसको CUSU शॉर्ट में बोलते हैं। DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं समझ लीजिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और TU प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी होती है, 4 यूनिवर्सिटी जो है, के बारे में और कुछ विशेष हाँ, ये जो यूनिवर्सिटी होते हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करते हैं, जो अपना जो एग्जाम लेते हैं उस अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करते हैं। उसी तरह से प्रत्येक विश्वविद्यालय के फी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर पर उनके चांसलर राष्ट्रपति जो है ये करते हैं, तय करते हैं, द्वारा अंतिम निर्णय लेते हैं, तथा राज्य विश्वविद्यालय का जो उसके चांसलर राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होती है। तो इस तरह से रिसर्च भी जो है वहाँ के से ये जो रिसर्च जो है, शोध जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कीजिएगा तो उसका भी मान्य है, स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसका भी मान्य है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी किए तो उसका भी मान्य है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, रिसर्च करेंगे तो उसका भी मान्य है। बशर्ते कि ये सब जो है मान्यता हो UGC के द्वारा, अप्रूवल हो। UGC के द्वारा नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना भारतीय ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट के तहत जो है मान्यता रहता है, लेती है। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है यूनिवर्सिटी का जो है, सभी यूनिवर्सिटी का उच्च शिक्षा में बेहतर करना। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चाहती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, इसलिए चारों में टिक कर दिए। डिग्री जो है चारों का वैलिड रहेगा आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी, स्टेट यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए जो है, लेकिन है कि इंटरव्यू टाइम में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आप जो है एलिजिबल जो है चारों रहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी डिग्री करके लेके आए हैं तो उसका भी वैलिड है, ग्रेजुएशन करके आए हैं तो, या मास्टर डिग्री करके उसका भी वैलिड है, चाहे स्टेट से चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से। डीम्ड यूनिवर्सिटी JVVI जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय फिनांस जो है कि कौन इसको देते, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
और स्टेट यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती है, फिनांस से मदद करते हैं, वित्तीय। और डीम्ड यूनिवर्सिटी स्वयं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वयं अपना जो है फिनांस का मेंटेन करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये जो है ना अनुदान कुछ ले सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वयं जो है ये करते हैं। निर्णय जो है, डिसीजन जो है राष्ट्रपति इसका लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है चांसलर जो होते हैं राज्यपाल वो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का व्यक्तिगत निर्णय, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। सर किस चीज का निर्णय? कोई भी निर्णय जो लेंगे, जैसे कि आप डिसीजन है लेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस बार से इतना 77% जो है अटेंडेंस होना चाहिए, या 90% का डिसीजन लेंगे, तो कौन लेंगे? राष्ट्रपति जो है ये करेंगे। इतना अटेंडेंस होगा उसी को जो है रिसर्च के लिए अवेलेबल ये एलिजिबल मानेंगे, या बोल सकते हैं कोई भी चीज जो है पारित करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा निर्णय ली जाती है। चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो कुछ नया ये करना हो, यूनिवर्सिटी में कुछ भी। डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है सर? क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे लिखा है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी होती है क्या? यस सर, हम लोग की यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जब इसका मतलब है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टू बी तब हो जाएगी जब वो गवर्नमेंट से ये यूजीसी से ये लेने अनुदान, कोई भी चीज जो फंड वंड उठाना शुरू कर देते हैं, तब टू बी यूनिवर्सिटी में आती है। यूजीसी से पूर्ण रूप से अप्रूवल भी हो गई, और उसके बाद जो है कुछ भी फंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मान्यता के कगार पर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही जो 20 बोले थे ना कल की 20 वर्ष तक कार्य करती है, उसके बाद जो है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिवर्तन की जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब वो जो है एलिजिबल हो जाते हैं, एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं यूजीसी को। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जो है आपको ये जब उस यूजीसी से अप्रूवल हो जाती है तब डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। इसमें मुख्य रूप से 4 यूनिवर्सिटी ही रखे गए हैं, और एक तो मेटा यूनिवर्सिटी को एक हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, तो मेटा यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना गया है, जो कि और डिस्टेंस वाली यूनिवर्सिटी डीम्ड में आएंगी क्या सर? हाँ, डिस्टेंस वाले यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आएगी। और भी इसमें ये करेंगे सारा चीज जो है, जैसे कि अब जो है लिखना था कि यहाँ पर जो है चांसलर कौन होंगे इसका, तो ये सब देना था। सर मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए ना एक बार। क्या मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में? मेटा यूनिवर्सिटी जो है ना, अपनी एक तरह से समझिए कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो है जितने भी कॉलेज है वो कॉलेज को ये छोड़ दिया जाता है, उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और वो सभी कॉलेज अपने तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, अपने तरीके से बेहतर करने का कोशिश करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये खासियत है कि वहाँ के बच्चे जो है, जैसे बाढ़ आपदा जो भी डिजास्टर होता है, तो उसमें वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे यूनिवर्सिटी से फंड लेके, वो स्वयं कॉलेज से फंड लेके जो है ये अपना ये कर सकते हैं, आके बाढ़ आपदा क्षेत्र का रिसर्च कर सकते हैं, वो कहाँ क्या हो रहा है उस पर वहाँ सेवा दे सकते हैं। तो ये सब काम जो है ना स्टूडेंट को ज्यादा उसमें एक्टिवेट ये कर दिया जाता है ये मेटा यूनिवर्सिटी में। सॉरी, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग होगी। मेटा यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रहे थे ना, मानसी जी पूछे थे मेटा यूनिवर्सिटी में क्या होता है। मेटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है वो स्वतंत्र हो रहते हैं और अपना निर्णय लेते हैं, और उसमें जो है स्टूडेंट को ज्यादा प्रिफेयर दिया जाता है कि ये करने के लिए पढ़ाई, मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलम, और उसके बाद जो है उसमें एक्टिविटी बोल सकते हैं, और जो भी होता है स्टूडेंट को बढ़ावा पढ़ने में जो है काफी मदद करते हैं। और हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो है अपने अपने तरीके से ये निर्णय लेते हैं उसमें।
लेकिन सर्वोपरि मान होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन ब्रांच से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आज कंप्लीट कर लिए, इतना किए हैं, और कुछ रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग को क्वेश्चन सर कितना और बाकी है? क्या कितना और बाकी है हायर एजुकेशन का? बस हम लोग पहुंच गए हैं, तो 2015 हो गया है, 17 तक पहुंच गए हैं। अब हायर एजुकेशन ही शुरू करेंगे, ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट करवा के उसके बाद जो है, और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। हायर एजुकेशन के से क्वेश्चन भी कुछ बनाएंगे। सर जो पिछली बार क्वेश्चन आया था एक स्वयं और स्वयं प्रभा, इनसे रिलेटेड हाँ क्वेश्चन हाँ, आया था, तो वो भी वो सब भी, करवाइएगा। हाँ वो सब भी बताएंगे, वो सब भी शुरू करेंगे। सर ये वीक में कंप्लीट हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए, इस वीक में कंप्लीट कर देंगे इस बार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के लिए संसद के अधिनियम से, और राज्य यूनिवर्सिटी को जो है विधानसभा के अधिनियम से, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के लिए राज्य एवं केंद्र के किसी भी विश्वविद्यालय एक्ट से मान्यता प्राप्त करनी होती है। सर और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के लिए जो है ना संसद के अधिनियम से पारित होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और राज्य यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो जो है विधानसभा से, उसको विधानसभा के अधिनियम से जो है पारित होना पड़ता है, और हर स्टेट में विधानसभा होता है, उसके द्वारा जो है पारित होना होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है राज्य या केंद्र के लिए जो है, केंद्र में विश्वविद्यालय एक्ट होता है, उसके तहत उसके अनुसार पास करना पड़ता है, उससे मान्यता प्राप्त लेनी पड़ती है इसको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दोनों से लेगी सर, राज्य और केंद्र से? हाँ, राज्य और केंद्र से दोनों से ले सकती है। मतलब सर अगर दिल्ली में हुई अगर प्राइवेट कॉलेज, तो वो वहां से लेगी, जो हमारे हाँ राष्ट्रीय से लेगी ना, और हाँ वैसे राज्य से लेगी, राज्य में होगी तो? हाँ, राज्य सरकार से, ये राज्यपाल से जो है अप्रूवल कराना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए राजभवन से जो है पारित करना पड़ेगा राज्य और विश्वविद्यालय एक्ट के तहत। इतना चीज होना चाहिए, तभी जो है, जैसे कि विश्वविद्यालय और कॉलेज के आधारभूत संरचना का होना जरूरी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है होना जरूरी है। कॉलेज में जो चीज, लाइब्रेरी होना चाहिए, उसके बाद जो है क्लासरूम होना चाहिए, लैब होना चाहिए, ये सारा चीज होगा तभी जो है वो राज्य विश्वविद्यालय एक्ट के तहत पास होगा, चीज जांच होगा। और एक चीज और है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि जैसे कि वहाँ पूछता है इसमें क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक नेतृत्व करता है कौन? मतलब एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीज को कौन देखता है? इनमें से यूजीसी। नहीं, किस ये किस यूनिवर्सिटी का सर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट? किसी भी विश्वविद्यालय का जो है, और ये जो है विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक नेतृत्व कौन करता है? ठीक रहता है आप लोग को, वाइस बेसिक। चांसलर। हाँ, वाइस चांसलर करता है, जो एजुकेशन को भी, और एजुकेशन को भी देखता है, और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को भी देखता है, कुलपति। बहुत बढ़िया। और जब पूछेगा यदि दूसरा में कि जबकि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय या केंद्र के तमाम विश्वविद्यालय का प्रशासनिक नेतृत्व करता है, उनके चांसलर कौन करता है प्रशासनिक? यूजीसी चेयरमैन। राष्ट्रपति। यूजीसी चेयरमैन नहीं करते हैं, चांसलर करते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? राष्ट्रपति। स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? राज्यपाल। तो ये जो है ये प्रशासनिक विभाग को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग। ओनली केवल प्रशासनिक विभाग को देखेंगे तब तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल आएंगे, और जो शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों को देंगे तो कुलपति आएंगे। हाँ, उसमें जो है कुलपति आएंगे, वीसी, वाइस चांसलर।
इतना तक क्लियर हो गया विश्वविद्यालय से रिलेटेड? एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है ढेर सारे ये महाविद्यालय कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है कितना, लेकिन ये जो है और जितने को मान्यता दे सकते हैं यूनिवर्सिटी चला सकती है। सर टोटल कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में? 54 करंट में नहीं देखे हैं, देख लीजिए 56 लिख रहे हैं, 54 अभी 56 हो गया लग रहा है, कुंजी बोल रहे हैं, तो देख लीजिए करंट में, गूगल पर सर्च मारिएगा मिल जाएगा। अब उसका भी लास्ट में करंट करवाएंगे, कुछ आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीज बता देंगे जिसका करंट जो है देखना जरूरी है। और इसके बाद जो है बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अनेक प्रकार की संस्था होती है, उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है चलती है विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड होता है, विद्या परिषद होता है, सिंडिकेट होता है, सीनेट होता है और खेलकूद परिषद होता है। ये सब जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका जो है अलग अलग काम होती है। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड जो है क्या करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और उसके बाद जो है विद्या परिषद का जो है काम होता है पाठ्य पुस्तक को जो है पास्ट कैरिकुलम को जो है ये करने का, पाठ्य पुस्तक निर्माण करने का विद्या परिषद का, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कितने क्या क्या टॉपिक रहना चाहिए। और सिंडिकेट जो है एक बोर्ड उस बोर्ड होती है जो कि किस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो कॉलेज है उस किस कॉलेज को कितना फंड देना चाहिए, किस कॉलेज में कौन सा काम बाकी है, ये सब चीज को देखते हैं। और खेलकूद परिषद होते हैं, इसके लिए अलग फंड रहती है। तो ये सब यूनिवर्सिटी में आती है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सब ऑप्शन में यदि आएगा तो इसको सिलेक्ट करके टिक कर सकते हैं। नेट तो पता ही दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बनने का योग्यता है क्या होना चाहिए भी बता देते हैं थोड़ा। पीजी में जो है कम से कम कितने परसेंट अंक होना चाहिए? 55। 55%। गुड, पता है आप लोग को, बहुत बढ़िया। फिर वहां पर जो है 55% और एससी वाले को जो है 50%, सेंट्रल 54% हो सकता है। और इसका वेतन जो है यूजीसी के गाइडलाइन के आधार पर होती है, तय होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर बनता है। सीक्वेंस यही है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद जो है प्रोफेसर। फिर पीएचडी करने की योग्यता 55%, पीआरटी टेस्ट में शामिल या नेट या जेआरएफ की योग्यता होना चाहिए। मिनिमम समय 3 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष तक। सर योग में तो वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं इसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। हाँ नहीं निकालती है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को इसी तरह से टीम बना रहे, तो कुछ नीतिवानों के नेतृत्व करना होगा और उसके बाद जो है आंदोलन करना होगा, तभी जो है सरकार सुनेगी और निकालेगी। एग्जाम के बाद आंदोलन करेंगे। हाँ जरूर। मैं आपके साथ हूँ ममा मैम। सही बात है, सबका साथ होना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का जो है ना सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ भी अच्छा काम हो। तब नहीं, मॉडलिस्ट लोग का जो है जो रहता है वो नेतृत्व करता है, तो उसका जो है बात का वैलिड होता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं, कल कुछ बाकी रह गया था। और क्या इसमें जो है ये कर लें क्या, रिवीजन कर लेते हैं आज जो भी पढ़े हैं? नहीं सर, वो ओल्ड क्वेश्चन करते हैं।
हाँ, और क्वेश्चन का टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसको पढ़ लीजिए, PDF में तो है ही। सर मेरे घर वाले तो ऐसे बोलते हैं कि इतना जोर इसमें लगा रही हो, इससे अच्छा किसी RS की तैयारी करती तो RS बन जाती। कह तो रहे हैं, लेकिन जहाँ दिल लगेगा, जिस चीज में पढ़ाई करने वही चीज ना, तो तैयारी कीजिएगा, है कि नहीं? फिर मन उधर जाएगा और फिर उधर मन लगेगा कि नहीं, टाइम लगेगा। इसमें हम लोग एक एक करके डिमांड करेंगे तो निकालेगी वैकेंसी, क्यों निकालेगी? 15 हो गया, 16 हो गया था शायद, 16 कर रहे थे शायद, 17 करना था। 16 को देख लेते हैं। कौन सा है पेपर ये? जून। फोर्टी 47 में है। वर्ष 2016 के भारतीय अनु अनुस्थिति या निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? प्रथम स्थान उस टाइम में कौन, करंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, उस 2016 में जो है किसको दिया गया था? शायद JNU को दिया गया था। 47 का 3 नहीं, इसको दिया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। 48 में है सर भारत इंग्लिश में। ना कुछ समझ में नहीं आया। अनुस्थिति मैम ये IISc है सर, ये 3 ही होगा, अभी भी यही है शायद, IIT से भी ऊपर। इंग्लिश तो आपको आती है ना, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज रैंक फर्स्ट इन द इंडियन रैंकिंग 2016? कौन सा यूनिवर्सिटी को जो है ये फर्स्ट रैंक दिया गया था 2016 में? सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। सर अभी भी यही है ना? अभी भी यही है, देखना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ सर अभी भी यही है, ये IIT से भी ऊपर है सारे इसमें। IIT तो सबसे अच्छा उसका मद्रास का है। नहीं नहीं उसके नहीं बाद सर, सबसे टॉप मोस्ट में IISc ही आता है सर, बेंगलोर का। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में सर। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट 48 में जो है, देखते हैं हम लोग क्या करें। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? डिस्टेंस लर्निंग के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन है यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है। यह ऑप्शन ये कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा की पूरक है। बी में है इससे शिक्षा की लागत घट जाती है। ये तो सही है, ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। यह औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है, प्रतिस्थापित। और डी में है इससे शिक्षा शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। डी भी होगी। तो 3 है इसका आंसर, ए बी डी। देखिए कैसे इसमें छट गया, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित को इंग्लिश में बोलते हैं, 48 का सी में दिया हुआ है, रिप्लेस। रिप्लेस द फॉर्म एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन ना सर? फॉर्मल एजुकेशन, सॉरी, फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये हो गया कि फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बोल रहा है कि रिप्लेस करता है, तो ये तो सही नहीं है। प्रतिस्थापित वर्ड से ही यही छट रहा था, हमको लग रहा था। A B D 3 है इसका आंसर। ए में है औपचारिक शिक्षा की पूरक करती है, बी में है इससे शिक्षा की लागत घट जाती है, डिस्टेंस से जो करता है उसको कम खर्च पड़ती है, और डी में है इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। सभी लोग जो है डिस्टेंस से जो ये जॉब भी करते हैं, वो लोग भी जो है ये डिस्टेंस से अपना मास्टर, ग्रेजुएशन, ये सब जो कंप्लीट करते हैं।
48, 49 अब आते हैं। ये फिर आ गया एक्चुअल क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से संवैधिक निकाय सांविधिक निकाय है? 49, which of the following are statutory body? कौन कौन है संवैधिक निकाय जो संसद के द्वारा पारित है? भारतीय निर्वाचन आयोग 49 का, ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग, ये जो है नहीं है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये जो है संवैधानिक द्वारा, ये सांवैधिक है निकाय। स्टडी बॉडी मतलब बताए थे ना संसद के द्वारा पारित, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है संसद के द्वारा पारित कब की गई थी? मैसेज 1956 में। 2 दे रहे हैं इसका आंसर आप लोग। फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और डी में है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेक, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर जो है BC है, दोनों जो है पारित है, ये सांवैधिक निकाय है। इसका आंसर 3 होगा। गुड कुंजी, BC। अभी नेक के बारे में पढ़े थे ना, वो तो बोले थे ना कि जो है संवैधिक निकाय नहीं है, संसद के द्वारा पारित नहीं है ये, और ना हाँ ही सर, में आ जाएगी सर वो, मतलब यूजीसी में आ जाएगी वो नैक। सर आईसीटी को 1987 में मिला ना, प्रस्तावित तो 1945 में हुआ था, बट ये संवैधानिक हुआ 1987। हाँ 1987 में। वो पेज भेजे हैं, उसमें देख लीजिएगा, वो सारा चीज दिया सारा का डेट दिया हुआ कब कौन सा स्थापित 1945 में जो है वो हुआ था। ये जो है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा, ये क्वेश्चन नहीं आते, इसको मत टाइम दीजिए, टाइम बहुत लग जाता है वीडियो। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, ये सब भी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, आप कर दिए, इसको भी छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट करने बेकार है। निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत 52, ये भी नहीं है, इसमें कंप्लीट हो गया। अब 17 क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्या, ये भी तो हम लोग बना ही लिए थे। जे 17 का जे जो है 49, तो टाइम किल होता है आप लोग का ज्यादा, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो खोजना ही पड़ता है ना, ये तो हम लिख लिए, नहीं तो और टाइम लगता है। अब उस शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण है? वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण है? वैश्वीकरण मीन्स क्या होता है, कोई किसी को पता है? 49, इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। Which of the following are the demerits of globalization of higher education? ग्लोबलाइजेशन करने से कौन कौन सा इसका डिमेरिट है, इसको हम लोग देखते हैं 49 में। उस शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण है, डिमेरिट है? 49 का आंसर बताइए आप लोग। विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, ऐसा वर्ड देता है ना, जैसे सम्मुखीकरण। 49 में इंग्लिश में क्या है? 49 सम्मुखीकरण, एक्सपोज टू ग्लोबल करिकुलम। अच्छा, ग्लोबल करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। और ये अपनी शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा के लागत में बढ़ोतरी,
इसका सी है, 3 है आंसर, BCD ये अवगुण है। शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा, और वह शिक्षा को वस्तुकरण थोड़ी कर सकते हैं सर इसको। सी और डी तो हो सकता है, लेकिन ये बी कैसे हुआ? कौन सा डी कैसे हुआ, कौन सा बोल रहे हैं? बी कैसे हुआ सर? बी बोल रहे हैं ना? जी सर। शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा, अभिजात, ऑप्शन देख लेते हैं एक सेकेंड। प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन। वैश्वीकरण से जो है शिक्षा से दूर होगा, उसका उससे दूर थोड़ी होगा, कुछ लोग शिक्षा में जुड़ेगा ना। तो इसलिए कह रहा है कि शिक्षा में अभिजात मतलब कि वो उससे शिक्षा से दूर को बोला जाता है, को बढ़ावा, शिक्षा से दूरी बढ़ेगी लोग को। जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो शिक्षा से दूरी बढ़ेगी, दूरी तो और ये होगा, कम होगी। अभिजात मतलब दूर होना होता है क्या? हाँ, यही सब है वर्ड इसका, यूजीसी का। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। 50 का जो है अभी हम लोग देखे थे। गलत है सर, फिर आपके इसको अकॉर्डिंग तो आपने बताया था। क्या? हाँ, आपने इसमें बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी का थोड़ी होता है, राज्य यूनिवर्सिटी का होता है। तो इसको बनाइए आप लोग, ऑप्शन बताइए इसका फटाक से। सर दूसरा, BCD। BCD बहुत बढ़िया, सही है। वे अपना पाठ्यक्रम ये तो नहीं होगा, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो उसमें हम लिखे थे कुलाधिपति स्वयं होते हैं ये इसमें यूनिवर्सिटी के। फिर उसके बाद जो है ये वे अपना पाठ्यक्रम पाठचर्या बना सकते हैं, सही है। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, अपना ही जो है वो कितना शुल्क लेना है, कितने बच्चों को एडमिशन लेना है, वो स्वयं जो है निर्णय लेते हैं। इसलिए ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी में है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, वो जो है उपाधि प्रदान कर सकते हैं, मतलब डिग्री दे सकते हैं। फिफ्टी वन, फिर 51 है, उसके बाद 52 नहीं है, 53 नहीं है। तो 51 में क्या है? मूल शिक्षा का उद्देश्य, वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन होता है उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? 51 का बताइए कौन सा होगा? समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, या किसी समाज समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, या मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, या धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। सी इज राइट आंसर, सी सही है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, न तो समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से होगा, उसका जो है वैल्यू बेस्ड शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होगा, और न ही किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों द्वारा, वो कुछ समाज में जो है इस तरह का आचरण करने वाले का जो मापदंड होता है वैसे व्यक्ति का जो है वैसे उसको नहीं मान सकते हम बिहेव को, और न धार्मिक तथा काफी धार्मिक और नैतिक व्यवहार खूब कर रहे हैं तथा अनुदेशन इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, तो उससे जो है न तो यहाँ बोलते हैं स्पिरिचुअल वाले को, न ही नैतिक वैल्यू जो मोरल ये होता है नैतिक बिहेवियर, और न ही इंस्ट्रक्शन, ये सब को भी नहीं देते हैं। सिर्फ मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया जुलाई 17। अब करते हैं नवंबर 17 हम लोग। पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया ना उस टाइप का नहीं आते हैं। अब जो है
यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है, जो भी यूनिवर्सिटी करती है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और उसके बाद मूक, ये सब जो है ना, स्वयं प्रभा, ये सब जो है का बारे में पूछेंगे। उसके बाद सीनेट क्या करते हैं, ये सब पूछते हैं। यूनिवर्सिटी के जो ये होता है, उसमें पॉलिसी बनती है यूजीसी के, उसके उससे क्वेश्चन आती है। फैक्चुअल जो है क्वेश्चन नहीं आती है कि फलने जगह का राज्यपाल कौन है, और ये, और अब जो आती है लॉजिकल क्वेश्चन आती है। यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है, तो इसका जो है कौन देख रेख करता है। जो डेस्क बेंच टूट गया या उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मरम्मत कर रहा है, कौन करेगा। कि मैनेजमेंट बोर्ड करता है। तो ये दिखा हुआ ऑप्शन रहेगा, टीचर भी रहेगा। तो लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर को भी टिक कर देते हैं कि कॉलेज में टीचर रहते तो वही ठीक करवाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके प्रबंधक बोर्ड होते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं, वही करती है। 46 टीचिंग से क्वेश्चन है क्या? नहीं। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से? ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एफ तक, देख लीजिए कितना ऑप्शन दे रहा है। और इसका जो है, इसमें सेलेक्ट करना है हम लोगों को, कौन सा भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य कौन सा है। 46 का, तो इसको अभिगम भी लेते हैं। अभिगम 4 गलत है। साम्य, इसका इंग्लिश में देख लीजिए 46 को थोड़ा सा। ये है एक्सिस, इक्विटी और इक्विलिटी एंड एक्सेलेंस। डी है रिलीवेंस। ई है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एफ है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो इसमें सिर्फ कट रहा है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, ये कट रहा है, बाकी सभी सही है। इसका आंसर है ए, 3 नंबर, ABCDE। कौन कौन दिए 3? कुंतिक जी और कुंजी। इसमें एक्सप्लेन भी करना है क्या? नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांविधिक श्रेणीकरण ढांचा। एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। अभिगम को भी लिया है, साम्य को भी लिया है, गुण प्लस प्रकर्ष को भी लिया है, प्रासंगिकता को भी लिया है, और मूल आधारित शिक्षा को भी लिया है। और एफ जो है अनिवार्य मुक्त शिक्षा, ये जो है लक्ष्य नहीं है उस शिक्षा के। जी सर, ये प्राथमिक शिक्षा का आ गया। नेक्स्ट है 47 में राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ? देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कॉलेज किसे, कौन सा कॉलेज को ये मिला? ये सही है, यही होगा, हमको भी लग रहा है 47 का सही है। फर्स्ट ही है। हाँ नहीं, ये फर्स्ट ही है। हाँ फर्स्ट ही है। ये फैक्चुअल है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगी। उस टाइम का है 2017 के करंट के अकॉर्डिंग, वो भी राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं 47 में? द फॉलोइंग बीन रैंक द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको ये शॉर्ट में बोलते हैं NIRF। ये फुल फॉर्म जो है भेज देंगे, देख लीजिएगा। है 48 भी नहीं है, 49 है। ये देख लीजिए
पूछ रहे 48 में ये नहीं, इसलिए कि क्योंकि विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ? जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकता है। ये होगा डी होगा, राज्य का राज्यपाल को। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द का परिधि में आता है? फिफ्टी 4 है, इसको पढ़ लीजिए, भ्रष्टाचार से रिलेटेड शब्द है। 17 में जो है ये सब शब्द का काफी प्रचलित था, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया है उस टाइम में। सरकारी पद के दुरुपयोग करना, इसको सही है, ये भ्रष्टाचार का परिधि में आता है शब्द। और नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन। और सी में है जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, जिस टाइम में कार्रवाई करना चाहिए उस टाइम में न करना ही भ्रष्टाचार में आता है। और डी में है लोक संपत्ति का नुकसान। क्वेश्चन है which of the following comes within the ambit of the term corruption। तो इसमें फर्स्ट भी लिया है जो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, ऑफिस में जिस पोजीशन पर उसका मिसयूज कर रहा है। डिवाइशन फ्रॉम रूल, लॉ एंड नॉर्म्स, लॉ और रूल को जो है तोड़ता है, वैसे जो है ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा वही व्यक्ति। और नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, जिस टाइम में एक्शन का ये क्रियान्वित करने का जरूरत था उस टाइम में नहीं लिया तो उसको, इसको भी भ्रष्टाचार बोलते हैं। हार्म टू पब्लिक गुड्स, पब्लिक जितना भी संपत्ति है सरकार की उसको जो है क्षति पहुंचाना भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ए बी सी डी तीनों होगा, ये चारों। 50 कंप्लीट हो गया। एक सेट बचा है, कल से जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हुआ था वो सब करेंगे, एग्जाम हुआ था, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेट और बचा है सिर्फ। ये 2018 का है, पी सेट 46। ऐसे जाने में लिख ले रहे हैं। चलिए डायरेक्ट आ गया 46 पर। बताइए इसका क्वेश्चन, सभी लोग मैसेज कीजिएगा। हो गया, कंप्लीट हो गया कुंजी। विश्व में भारत के विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? अब ये सीक्वेंस में पूछ दिया, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सही बात है, 46 का 4। एसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है इसके बाद भारत का ही स्थान आती है उस शिक्षा में। 4 है इसका आंसर 46 का। अभी भी है तीसरा स्थान पर ही हायर एजुकेशन में। फिर 47 में है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? हो गया कंप्लीट। 47 का बताइए, इसमें कौन सा राज्य? और ये जो प्रधानमंत्री शोध रिसर्च के लिए जो है फेलोशिप मिलता है स्टूडेंट को, पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो ये है दिया हुआ है, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया जाता है, या
दूसरा नंबर में है, ये तो नहीं होगा, इसको यूजीसी देती है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय IISc और IIT, NIT और IISER और IIIT, इस सब को भी नहीं मिलता है फेलो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप। ये मिलता है आपको, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 4 इसका सही है, IIT और IISc को। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग, कितना नंबर है, 47। IIT को और IISc को प्रधानमंत्री फेलोशिप, इसको नोट कर लीजिए। तो IIT एंड IISc नोट कर लिए, मैसेज कीजिए। सर हिंदी में दिखाइए एक बार। हिंदी में IIT फिर IISc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। ये सब क्वेश्चन 48 का ऐसे 2 है दिया हुआ, ABC को में क्या क्या आता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। ये जो है कौन करते हैं, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है। इस समिति में से एक विपक्ष का भी नेता रहता है, सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले का आंसर क्या होगा सर? पहले का जो है ना 48 का जो है 2 है दिया हुआ, ABC राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का, ये तो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। और ये जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 49 Which the following statement are correct about gender budgeting? वही चीज है। चलिए 49 में देख लेते हैं। इसका 49 का आंसर है फर्स्ट, BD। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाला क्यों कट गया, क्योंकि ये कह रहा है कि यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं के विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। ये स्पेशलाइज कर दिया, विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देने की बात कर रहा है जेंडर बजटिंग के बारे में। तो दूसरा B जो है दिया हुआ है, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। महिला पर जो है सरकार के बजट का, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है C में क्या दे दिया है, यह एक लेखा विधि कार्य है। बजटिंग जो है लेखा विधि का कार्य है, ऐसा ये नहीं है, लेखापाल का काम नहीं है। यह एक और बजटिंग इनोवेशन है। ये सही, फर्स्ट और B और D दिया है इसका आंसर, फर्स्ट और लिया है, एक और बजटिंग इनोवेशन है, इनोवेशन। फर्स्ट में क्या दिया, 49 का लास्ट में फर्स्ट लिया है, एक्सिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वोमेन पर, और उसके बाद लिखा इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन पर। दूसरा इनोवेशन खोज पर जो है बजटिंग पर लिया है जेंडर। दूसरा इसमें जो है जेंडर का जो है निर्धारित किया जाता है, जेंडर पर जो है बजटिंग बनता है। नेक्स्ट 50 है, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन से बाधाएं हैं? 50 ये फैक्चुअल है, ये भी नहीं है, 4 है इसे आंसर इसका, A और B। सरकारी
नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति। और दूसरा है कानूनों और नियमों का अभिप्राय कार्यान्वयन। ये इंग्लिश में क्या दिया हुआ 50 में? The following are the values of citizen centric administration in India. और ए भी दिया है ना, वुमेन एंड inflexible attitude of the civil servants. Next है ineffective implementation of law and rules. ये 4 नंबर है इसका आंसर। चलिए आज जो है कंप्लीट हो गया 18 जुलाई तक। अब दिसंबर से शुरू हो गया था ऑनलाइन, 2018 के दिसंबर से। कल से हम लोग ऑनलाइन वाला क्वेश्चन करेंगे और कल से बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। IIT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सही है, IISc का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये दोनों को जो है प्रधानमंत्री फेलोशिप मिलती है, यही ना मानसी जी? चलिए नेक्स्ट प्रेयर कौन कराएंगे लास्ट में? लास्ट में जवाब देने वाले ही कराइए। मानसी जी प्रेयर करा दीजिए। जी सर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, put on your eyes and slowly open your eyes. Thank you. Thank you, sir. Welcome.